डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए, चूँकि कल मैंने आपको राष्ट्रीय आय की जो परिभाषाएं उनको दो भागों में जब बांटते हैं, पहली परंपरागत थी और दूसरी आधुनिक थी। परंपरागत परिभाषाओं का मैंने आपको कल अध्ययन कराया था अगले वीडियो में, और आज मैं आपको जो अध्ययन कराऊंगा वह अध्ययन कराऊंगा आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक परिभाषाएं यानी मॉडर्न डेफिनेशन। आधुनिक परिभाषाओं में सर्वप्रथम जो परिभाषा है वह है प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स की। प्रोफेसर साइमन कुजनेट्स की पुस्तक जिसका नाम था इकोनॉमिक चेंज, उस इकोनॉमिक चेंज के पेज नंबर 148 पर साइमन कुजनेट्स राष्ट्रीय आय की जो परिभाषा देते हैं वह परिभाषा है राष्ट्रीय आय वस्तुओं व सेवाओं का शुद्ध उत्पादन है जो देश की उत्पादन व्यवस्था से वर्ष भर में अंतिम उपभोक्ताओं के हाथों में अथवा देश के पूंजीगत स्टॉक में शुद्ध वृद्धि के रूप में प्रवाहित होती है। नेक्स्ट जो परिभाषा है वह परिभाषा है राष्ट्रीय आय समिति। राष्ट्रीय आय समिति, चूँकि राष्ट्रीय आय समिति की जो परिभाषा है वह साइमन कुजनेट्स से कुछ हटकर है। राष्ट्रीय आय समिति में या राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार राष्ट्रीय आय अनुमान एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की बगैर दोहरी गणना किए हुए माप है। वहीं प्रोफेसर कोलिन क्लार्क की जो परिभाषा है, प्रोफेसर कोलिन क्लार्क के अनुसार किसी समय विशेष में राष्ट्रीय आय को उन वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के रूप में व्यक्त किया जाता है जो उस विशेष अवधि में उपभोग के लिए उपलब्ध होती हैं। वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अनेक प्रचलित विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब प्रोफेसर कोलिन क्लार्क के बाद आते हैं प्रोफेसर सैमुएल्सन। प्रोफेसर सैमुएल्सन के अनुसार जो परिभाषा दी गई है वह परिभाषा कोलिन क्लार्क, राष्ट्रीय आय समिति, साइमन कुजनेट्स, इनसे थोड़ी सी हटकर है।
अब प्रोफेसर सैमुअलसन के अनुसार जो परिभाषा है, उस परिभाषा में या उस परिभाषा में जो दिया है, यह राष्ट्रीय आय एक नाम है जो कि हम एक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की वार्षिक गति के मौद्रिक माप के लिए देते हैं। यानी प्रोफेसर सैमुअलसन की जो परिभाषा है वह साइमन कुजनेट्स, राष्ट्रीय आय समिति और कोलिन क्लार्क से हटकर है। वहीं अब सारांश रूप में अगर देखा जाए तो सारांश रूप में चारों की जो परिभाषाओं में समानता या कुछ डिफरेंस जो अंतर है उसे देखते हैं। तो सारांश रूप में राष्ट्रीय आय अथवा राष्ट्रीय उत्पादन बिना दोहरी गणना के किए किसी देश में वर्ष भर में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का समग्र योग होता है। और इसे निकालने के लिए सूत्र है, सूत्रानुसार नेशनल इनकम इज इक्वल टू C प्लस I प्लस G माइनस D प्लस X माइनस M, जहाँ नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय, C उपभोग व्यय यानी कंजप्शन, I विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट, G गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी व्यय, माइनस डेप्रिसिएशन यानी ह्रास, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट यानी निर्यात एवं आयात के मूल्यों का अंतर। डी को यहाँ मशीनों की घिसावट यानी मशीनों का ह्रास या मशीनी घिसावट बोलते हैं। अब राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, यहाँ देखिए राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं वह हैं यानी राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं निम्नलिखित हैं और इसमें सबसे पहले आती है सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP बोलते हैं।
दूसरी है शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसे बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी एनडीपी। अब आता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी तीसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, और जिसे बोलते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और जीएनपी। चौथा है इसमें, और वह है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। विशुद्ध या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, और इसे बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी एनएनपी। पांचवा है इसमें, और वह है राष्ट्रीय आय। यानी नेशनल इनकम। अगर शॉर्ट नाम दिया जाए तो इसे एनआई भी कह सकते हैं, एनआई। छठी है इसमें अवधारणा, यानी अवधारणा नंबर 6, वह है व्यक्तिगत आय। व्यक्तिगत आय, और व्यक्तिगत आय को हम बोलते हैं पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम, और अगर इसे शॉर्ट नाम दिया जाए तो इसे बोलेंगे पीआई, पर्सनल इनकम। सातवीं है इसकी अवधारणा व्यय योग्य या स्वायत्त आय, और इसे बोलते हैं डिस्पर्सेबल इनकम। डिस्पर्सेबल इनकम। अगर इसे शॉर्ट नाम दिया जाए तो डीआई। आगे
है 8वीं अवधारणा और वह है प्रति व्यक्ति आय। और प्रति व्यक्ति आय के लिए यानी पर कैपिटल इनकम, और पर कैपिटल इनकम को मैं शॉर्ट नाम भी दूं तो इसे PCI हो जाएगा। इसके बाद में 9वीं अवधारणा है, वह है राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर तथा स्थिर कीमतों पर और इसे नेशनल इनकम ऑफ करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस। अब देखिए, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं उनको हम 9 भागों में बांटते हैं। सबसे पहली है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। फिर आती है शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी NDP। थर्ड आती है सकल राष्ट्रीय उत्पाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी GNP। और चौथी आती है विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, या इसे हम शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भी बोल सकते हैं, और इसे नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP बोलते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय आय जिसे हम नेशनल इनकम और अगर शॉर्ट करें तो NI। इसके बाद में छठी जो आती है वह है व्यक्तिगत आय यानी पर्सनल इनकम जिसे PI बोलते हैं शॉर्टकट में। फिर 7वीं है व्यययोग्य स्वायत्त आय, व्यययोग्य या स्वायत्त आय जिसे डिस्पर्सेबल इनकम यानी DI मैंने शॉर्ट में बोला है। और फिर आती है व्यक्तिगत आय यानी पर कैपिटल इनकम जिसे PCI के नाम से मैंने शॉर्ट में दिया है। और लास्ट में आती है राष्ट्रीय आय प्रचलित कीमतों पर तथा स्थिर कीमतों पर, और इसे नेशनल इनकम ऑफ करेंट प्राइस एंड कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। अब देखिए, इनमें से सर्वप्रथम मैं जो अध्ययन कराऊंगा वह है सकल घरेलू उत्पाद। अब यहाँ एक एक करके सभी का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन कर रहे हैं। अब देखिए, सकल घरेलू उत्पाद में सबसे पहली चीज आती है कि सकल घरेलू उत्पाद है क्या चीज, या सकल घरेलू उत्पाद कहते किसे हैं। तो यहाँ देखें, सकल घरेलू उत्पाद यानी सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से है।
जहां सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एक देश की घरेलू सीमाओं के भीतर देशवासियों द्वारा अर्जित आय है, वहीं सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी समस्त देशवासियों द्वारा एक वर्ष में देश की घरेलू सीमाओं तथा इसके बाहर कहीं भी उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। भाई एक चीज़ यहाँ बिल्कुल नई निकल के आई है कि सकल घरेलू उत्पाद से हमारा आशय है कि देश की घरेलू सीमाएं, देश की जो सीमाएं हैं भौगोलिक सीमाओं से, यानी देश की जो भौगोलिक सीमा है उससे बाहर नहीं देश की आंतरिक सीमाओं, एक डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, तीसरे स्टेट से चौथे स्टेट, यानी देश की आंतरिक सीमाओं के अंतर्गत जो आय अर्जित की जाती है वह जीडीपी के अंतर्गत आती है। वहीं अगर हम देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर निकल जाते हैं, विदेशों में रह करके अगर हम कोई भी आय अर्जित करते हैं तो वह आय जीएनपी के अंतर्गत जाती है। सूत्रानुसार अगर हम इसे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? सूत्रानुसार सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद इक्वल टू सकल घरेलू उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद माइनस विदेशों से अर्जित आय, विदेशों से अर्जित आय, यानी जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, एब्रोइड, इसे NFIA से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी GNP इक्वल टू GDP माइनस NFIA, जो विदेशों से अर्जित आय है। इसके विपरीत यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों से अर्जित शुद्ध साधन आय को घटा दें तो सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त हो जाता है। अर्थात इसे हटाना पड़ेगा भाई, अर्थात
अर्थात सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद बराबर सकल राष्ट्रीय उत्पादन, सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस विदेशों से अर्जित आय से अर्जित आय, यानी GDP इजिकल टू GNP माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एवरोएड, यानी NFIA, तो ये होगा GDP इजिकल टू GNP माइनस NFIA। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय एक देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश को अपनी साधन सेवाओं व संपत्ति प्रदान करने के बदले प्राप्त आय और इस देश की घरेलू सीमा में विदेशियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले में उन्हें दी गई आय के अंतर के बराबर है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय धनात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। इसके विपरीत यदि विदेशों से शुद्ध साधन आय ऋणात्मक होती है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से कम होता है। सूत्रानुसार अगर हम विदेशों से प्राप्त आय को निकालें तो उसके लिए जो सूत्र है वह सूत्र है, यानी सूत्रानुसार विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय बराबर देशवासियों या देशवासियों या देश के निवासियों द्वारा विदेशों से
अर्जित, विदेशों से अर्जित साधन आय माइनस गैर निवासियों द्वारा देश में अर्जित साधन आय या नेट फैक्टर फ्रॉम एवरेज इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्नड यानी अर्न जो किया बाय रेजिडेंशियल of the country from average minus factor income earned by non-residential या residents in the country UNT country। अब देखिए, चूंकि विदेशों से अर्जित शुद्ध आय धनात्मक यानी प्लस भी हो सकती है, और अगर ये प्लस है तो धनात्मक या ऋणात्मक यानी धनात्मक या ऋणात्मक या कभी कभी शून्य भी हो सकती है। यदि विदेशों से अर्जित आय धनात्मक हो तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से अधिक है, अर्थात GNP ग्रेटर देन GDP। अगर धनात्मक है तो ये होगी, इसके विपरीत अगर ऋणात्मक है तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद सकल घरेलू उत्पाद से GNP लेस देन GDP होगा।
और यदि विदेशों से अर्जित आय शून्य है तो सकल राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद दोनों बराबर होंगे, यानी GNP = GDP। अगर पॉजिटिव है यानी धनात्मक है तो स्थिति पहले वाली होगी, अगर ऋणात्मक है तो स्थिति दूसरे वाली होगी, अगर स्थिति शून्य है तो स्थिति तीसरे वाली होगी। पॉजिटिव में GNP > GDP होगा, और अगर ऋणात्मक है या नेगेटिव है तो GNP < GDP होगा, और अगर शून्य है तो GNP = GDP होगा। अब देखिए यहाँ बात आती है कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों ही मैंने निकाल के दिखा दिए हैं। अब है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक क्या क्या है। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय के घटक, विदेशों से प्राप्त आय के घटक। विदेशों से प्राप्त आय के 3 घटक होते हैं, और वह कौन कौन से हैं? तीनों घटक। सबसे पहला है कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति। कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, शुद्ध क्षतिपूर्ति। दूसरी है इसमें संपत्ति तथा उद्यमता से प्राप्त शुद्ध आय। संपत्ति तथा उद्यमिता से प्राप्त शुद्ध आय। और तीसरी है विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय, शुद्ध प्रतिधारित आय। यानी विदेशों से प्राप्त जो आय है उसके 3 घटक होते हैं: कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, संपत्ति तथा उद्यमता से प्राप्त शुद्ध आय, और विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय। अब मैं इसमें पहला घटक जो कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति है उसके बारे में बताता हूँ। तो कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति, जिसे हम नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ बोलते हैं, यहाँ विदेशों में अस्थायी रूप से काम करने वाले या विदेशों में अस्थायी रूप से काम करने वालों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति
एवं देश की घरेलू सीमा के अंदर काम करने वाले अस्थायी श्रमिकों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति का अंतर कर्मचारियों की शुद्ध क्षतिपूर्ति कहलाती है। दूसरी है संपत्ति तथा उद्यमता से प्राप्त शुद्ध आय, और संपत्ति तथा उद्यमता से प्राप्त शुद्ध आय यानी नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इसे या इसमें एक देश के निवासियों द्वारा लगान, ब्याज, लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा शेष विश्व को किए गए इसी प्रकार के भुगतान का अंतर संपत्ति तथा उद्यमता से प्राप्त शुद्ध आय कहलाता है। तीसरी आती है विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय। विदेशों में निवासी कंपनियों द्वारा शुद्ध प्रतिधारित आय यानी नेट अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स कंपनीज अवॉर्डेड, यानी विदेशों में स्थित निवासी कंपनियों की प्रतिधारित आय तथा देश की घरेलू सीमा के अंदर स्थित विदेशी कंपनियों की प्रतिधारित आय का अंतर शुद्ध प्रतिधारित आय को बताता है। अब देखिए, विदेशों से अर्जित आय के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद आता है बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद को कैसे निकालते हैं ये भी देखें। यानी बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद, और इसे हम बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को निकालते कैसे हैं पहले ये देखते हैं। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस यानी सकल घरेलू उत्पाद की गणना बाजार कीमत पर किए जाने के कारण इसे बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। सूत्रानुसार निकालेंगे कैसे? जीडीपी एमपी इजिकल टू पी ब्रैकेट में जी और पी ब्रैकेट में एस। यानी यहाँ अब देखिए, वेयर जहाँ जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद की मार्केट प्राइस। जीडीपी एमपी सकल घरेलू उत्पाद यानी की मार्केट प्राइस यानी बाजार कीमत बराबर पी प्राइस है जी भौतिक वस्तुएं यानी फिजिकल गुड्स हैं। लिख देता हूं इसे, जहां पी बराबर बाजार कीमत, जी बराबर सरकारी
सॉरी, जी बराबर भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं यानी फिजिकल गुड्स, और एस बराबर भौतिक सेवाएं, भौतिक सेवाएं। अब बात आती है बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की तो वैल्यू निकाल दी, लेकिन अब आते हैं साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात करना है। तो साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद को कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ इसे प्रसाद करना पड़ेगा। साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद को ज्ञात करने के लिए साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, इसको कैसे निकालेंगे? इसका जो सूत्र है पहले से देख लेते हैं कि साधन लागतों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसको निकालने के लिए देखते हैं क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के उत्पादन को शामिल किया जाता है और इसे निम्नलिखित रूप में भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, और वह इसका जो सूत्र है वह सूत्र है यानी जीडीपी एफसी, जीडीपी एफसी इक्वल टू सीपी प्लस सीजी प्लस आईपी प्लस आईजी, जहां जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद, एफसी फैक्टर कॉस्ट बराबर सीपी यानी सीपी बराबर निजी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, कंजप्शन प्राइस, सॉरी कंजप्शन प्रोडक्ट। फिर इसके बाद में सीजी इक्वल टू है सरकारी क्षेत्र में उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन यानी गवर्नमेंट सेक्टर में। आगे आईपी इक्वल टू निजी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, और आईजी इक्वल टू है सरकारी क्षेत्र में पूंजीगत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। दूसरे सूत्रानुसार यानी दूसरे सूत्र से अगर हम इसे निकालते हैं तो सेकंड फॉर्मूला है जीडीपी एफसी बराबर बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद
ऋण अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान या आर्थिक सहायता यानी GBPFC इक्वल टू GBPMP मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी सब्सिडीज यानी आर्थिक सहायता। और आज मैं आपको केवल यही सकल राष्ट्रीय उत्पाद को पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर इसके बाद में ये टॉपिक जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है ये पढ़ाने पर बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा और एक में ही समेटा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अध्याय काफी बड़ा है। मुझे लगता है कि कम से कम इसके लिए 5 वीडियो बनाने पड़ेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और मेरे जो नोट्स हैं ये सारे नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आपको मिलेंगे। लिंक जैसे ही टच करेंगे आपके समक्ष ये सारे नोट्स खुल जाएंगे। थैंक यू।